हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में यहाँ पे कुछ नए टॉपिक्स देखने वाले हैं। अब ये जो आपके सामने टॉपिक है बच्चों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे इस पे भी एक दो क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में या एक नंबर में, 2 नंबर में पूछ ही लेता है। अब विद्युत फ्लक्स इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इसके आगे जो टॉपिक आएगा गॉस का थ्योरम, उसमें इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक क्या है? विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश में इसको बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम के तरीके से भी पढ़ाऊँगा। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि भाषा तो हम लोग की हिंदी ही है। अब देखो यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा है, फिर हम लोग उसको समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं या वैद्युत बल रेखाओं, ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं, की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब वो लोग इसको समझ में नहीं आया क्या चीज़ है ये। तो देखो ध्यान से कि जो बच्चों आपका प्लस क्यू आवेश होता है, प्लस क्यू आवेश, इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखा यानी वैद्युत बल रेखा किधर होती है? बाहर की तरफ होती है। किधर होती है? बाहर की तरफ इस तरीके से निकली होती है। तो बच्चों हम लोग क्या करें? हम लोग ना अगर बच्चों अगर हम लोग ना इसी को किसी बंद पृष्ठ से बंद कर दें, मतलब इसको उठा के किसी डब्बे के अंदर रख दें, इसको उठा के बच्चों हम लोग किसी डब्बे के अंदर रख दें मान लो, तो डब्बे के अंदर रखेंगे तो डब्बे, ये जो प्लस क्यू है अंदर रखा है, तो डब्बे के अंदर से ये जो बच्चों रेखाएं हैं देखो डब्बे से बाहर निकल रही हैं। तो जो रेखाएं डब्बे के बाहर निकल रही हैं बच्चों, उन रेखाओं को, यानी ये वैद्युत क्षेत्र रेखा ई है, उन रेखाओं को हम लोग बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स फाई ई। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर अभी भी बिल्कुल समझ में नहीं आया। अरे रुको तो यार। तो बच्चों मान लो कि मैं यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाता हूँ इस तरीके से। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जो ये जा रही हैं, ठीक है। अब ये पता नहीं कहाँ जा रही है, इनका कुछ पता नहीं, कोई मंजिल नहीं है, ये कहीं जा रही हैं। तो इनके रास्ते में हम लोग क्या करते हैं ना, इनके रास्ते में बच्चों हम लोग एक बंद पृष्ठ है ना, बंद पृष्ठ को रख देते हैं। तो जब हम लोग इनके अंदर इस तरीके से बच्चों बंद पृष्ठ को रखेंगे, बंद पृष्ठ मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी बंद चीज़ इस तरीके से ये। अब देखो इसमें से जो बंद पृष्ठ है ये जो भी आपका बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर से कुछ रेखाएं अंदर से गुजर रही हैं, जैसे कि ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा। जो रेखा बंद पृष्ठ के अंदर से गुजर रही है बच्चों, उस रेखा को हम लोग बोलेंगे फाई ई, वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स। एंड देखो कुछ रेखाएं, यानी कि ऊपर एक रेखा जा रही है, एक नीचे, ये इसके अंदर से गुजर नहीं रही है ना, तो ये केवल आपका वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा होगा। मतलब जो रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स तब कहलाएंगी जब वो किसी बंद पृष्ठ के अंदर से होके जाएंगी। बाकी जो बाहर से जाएंगी उसे हम लोग को बच्चों काउंट नहीं करना है। तो इसी का बच्चों एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है, और उसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा दें। तो ध्यान से देखना आप लोग बच्चों कि मुझे यहाँ पे एक बंद पृष्ठ लेना है। अब यहाँ पे कोई भी आप रैंडम सा बच्चों यहाँ बंद पृष्ठ उठा लो और ले लो, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके अंदर मान लो कि मैंने प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। तो जो भी इसके अंदर से बच्चों यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से निकलेंगी, इन सब क्षेत्र रेखाओं को हम लोग बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स फाई ई। तो ऐसे ही कितनी निकलेगी ना वो हम लोग देखते हैं। तो मान लो कि जो पूरा पृष्ठ है बच्चों, इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है? ए। तो जो बच्चों इसका एक छोटा सा सरफेस एरिया होगा, मैं यहाँ पे लूँगा इतना सा, इसको मैं यहाँ बोलूँगा डी ए। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा ई। तो बच्चों यहाँ पे ये जो डी ए है और ये ई है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उस चीज़ को हम लोग फाई ई से दिखाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा, इसका एक फॉर्मूला होगा फाई ई बराबर वैद्युत क्षेत्र रेखा ई। ये बच्चों आपका एक सदिश है ई, और बीच में डॉट ले लो। और यहाँ पे जो डी ए है बच्चों, केवल ये एक एरिया है, बट यहाँ पे एक चीज़ होता है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश का मतलब होता है जो भी आपने ये डी ए एरिया लिया है, इसकी दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो बच्चों इसकी दिशा, जिधर वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा है उधर ही डी ए की भी दिशा है। तो बच्चों डी ए जो होगा इसके अंदर अगर दिशा आ गया तो उसको बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल सदिश। इसको याद रखना। तो ई डॉट और क्षेत्रफल सदिश डी ए, इन दोनों का बच्चों जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ई डॉट डी ए, डी ए क्या है? छोटा सा एरिया। और अगर आपको बड़ा सा एरिया निकालना हो तो हम लोग इसके बगल में इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे। ओके,
तो आई होप यहाँ पे ये जो बात आपके सामने की जा रही है वो समझ में आ गई होगी। ये आपका बच्चों वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसका ये एक डिफिनीसन है, मैथमेटिकल डिफिनीसन है। एंड यहाँ पे बच्चों ना हम लोग इसी इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ये जो आपका इंटीग्रेशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। अब क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो आपका बंद सतह है, बंद सरफेस, वो क्लोज है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर ये क्लोज का निशान लगा देना, तो उसको बोलेंगे क्लोज इंटीग्रेशन। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, ई डॉट डी ए। ओके, एंड आगे अब हम लोग इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे एक डायग्राम और बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखना, तो जैसे भी ये आपका वैद्युत क्षेत्र रेखा यानी कि ई जा रही है इस तरीके से, एंड इसमें से बच्चों आपने एक सरफेस लिया था। क्या लिया था सरफेस में? आपने मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सरफेस ले लिया, ये बच्चों मैंने एक सरफेस ले लिया। ठीक है, एक रेखा नीचे से जा रही है। अभी जो बाहर से जा रही है वो वैद्युत फ्लक्स नहीं है, जो अंदर से जा रही है केवल वही वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पूरा सा आपका ये प्लेन शीट है, इसका बच्चों सरफेस एरिया ए है। तो जो थोड़ा सा एरिया होगा, थोड़ा सा एरिया, मैं उसको डी ए मान रहा हूँ। और अगर इसमें दिशा आ जाए, दिशा का मतलब कि एरिया बाहर की तरफ है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो इसमें बच्चों अगर डी ए में दिशा भी आ जाए तो इसके ऊपर एरो लग जाएगा, एंड ये वाला जो एरो है ये क्या है? ई। तो बच्चों यहाँ पे ये जो ई है ये एक सदिश हो गया, और एक सदिश यहाँ पे डी ए है। अगर हम लोग बच्चों इन दोनों को ना कुछ एंगल पे रखेंगे इस तरीके से, तो इनके बीच का कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही ना। तो यहाँ कुछ ना कुछ एंगल है, और अगर यही डी ए ना इसी के समांतर हो जाए, मतलब कि ये आपका ई हो गया और इसी के समांतर हो जाए ये, तो बीच में देखो कोई एंगल दिख रहा है, मतलब एंगल जीरो दिख रहा है बच्चों। यहाँ पे देखो एंगल का मतलब होता है कोना, और कोई कोना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ एंगल जीरो हो गया और यहाँ कुछ ना कुछ एंगल है। आई होप ये बात समझ में आ रही है। एंड मान लो कि यहाँ पे आपका ई इस तरीके से जा रहा हो और आपने सरफेस एरिया बच्चों उसमें लंबवत ले लिया इस तरीके से, तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो भी लिखे हैं बच्चों, ये एक डॉट प्रोडक्ट है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सदिश में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटाता हूँ, फिर अभी मैं इन सब कंडीशंस की बात करूँगा, अलग अलग एंगल की बात करूँगा, है ना। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणनफल जिसको बोलते हैं। तो ये होता है बच्चों ए बी कॉस थीटा। ए क्या होता है? सदिश ए का परिमाण, और बी क्या होता है? सदिश बी का परिमाण। और कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? दो सदिश, यानी कि जो ये ए होता है और ये जो बच्चों आपका बी होता है, इन दोनों के बीच में जो भी यहाँ एंगल होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये पूरा आपका कहलाता है। तो वही मैं यहाँ पे इसको किस तरीके से खोल सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना आप लोग। तो फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा? ई ए की जगह पे है, डी ए बी की जगह पे है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों ई डी ए कॉस थीटा। ओके, अब सदिश लगाओ चाहे ना लगाओ कोई बात नहीं, क्योंकि ये ई डी ए क्या है? ई और डी ए का परिमाण है। ओके, इतना बात आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो ई है और कॉस थीटा है, हम लोग इसको बाहर कर लेंगे। तो जब हम लोग ई कॉस थीटा को बाहर कर लेंगे, इसको बाहर क्यों किए? क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, ये पूरा पूरा है। डी ए जो छोटा सा होता है उसी के लिए इंटीग्रेशन का निशान होता है। तो अंदर क्या बचा बच्चों आपका? डी ए। अब आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डी एक्स। तो डी एक्स का बच्चों होता है इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, बट केवल यहाँ आप एक्स भी यूज कर सकते हो। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो बच्चों आपका ई कॉस थीटा और इंटू डी ए आपका छोटा सा एरिया, और पूरे को इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा एरिया ए निकल आता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ आपने वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला लिख दिया पूरा का पूरा एरिया के फॉर्म में, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे ना अलग अलग केसेस बनेगा, मतलब कि एंगल का केस, कि आपका जो पृष्ठ है वो छेद रेखा के अंदर लंबवत है, क्या क्या है ना। तो यहाँ पे बच्चों आपका केस फर्स्ट बनेगा। केस फर्स्ट बच्चों क्या बनेगा? यदि थीटा आपका जीरो हो जाए,
है ना, यदि आपका थीटा क्या हो जाए 0, तब यहाँ से आपका जो फाई ई होगा वैद्युत फ्लक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी ई ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे आप 0 रख दो। कोस 0 इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये केवल बचेगा ई ए। ओके, समझ में आया। तो 0 डिग्री पे आपका वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पे आपका केस 2 क्या बनेगा, ध्यान से देखना। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। यदि आपका थीटा बच्चों यहाँ पे 0 ना होकर 90 डिग्री बन जाए, मतलब लंबवत हो जाए, वैद्युत क्षेत्र रेखा सीधी जा रही हो, वैद्युत क्षेत्र रेखा सीधी जा रही हो, और आपका जो भी सरफेस पृष्ठ हो वो उसके लंबवत रखा जाए, तो बीच का एंगल 90 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका जो फाई ई होगा बच्चों वो हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ई ए इंटू 0, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा फाई ई पूरा का पूरा 0। तो 90 डिग्री पे बच्चों यहाँ पे वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपका जो केस थर्ड है, केस थर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वही कि थीटा आपका यहाँ पे बढ़ जाए, तो 90 से मान लो 180 हो जाए, तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस होती है, तो यहाँ पे जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, इसका मान बच्चों आएगा माइनस ई ए। तो ये 3 कंडीशन है, इसको नहीं भूलना। अब मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ये जो फाई ई की वैल्यू आई है ई ए, इसके अकॉर्डिंग मैं ना मात्रक को वीमा निकाल लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो फाई ई इक्वल टू क्या आया है ई ए। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ कि जो फाई ई का मात्रक है, ये बच्चों फाई ई का जो मात्रक होता है ना, इसको बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है एमसीक्यू में। तो फाई ई का मात्रक, अब यहाँ पे फाई ई जिससे बना है, तो फाई ई बराबर बच्चों यहाँ आपके सामने है ई ए। तो फाई ई में ई का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और इंटू बच्चों ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ओके, एंड यहाँ पे एक बात आप लोग याद रखना, और ये जो वैद्युत क्षेत्र है ई, इसका मात्रक बच्चों होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो वोल्ट प्रति मीटर ये मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलाम का, तो वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होता है बच्चों, इसको ये चीज़ ना आपको आगे समझ में आएगा कि ये कहाँ से आ गया। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो मात्रक होगा बच्चों, इसका जो मात्रक होगा वो वोल्ट मीटर भी कहलाएगा, है ना। ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। तो आई होप जो भी यहाँ आपको बताया जा रहा है ना, देख रहे हो, ये सब बच्चों आपको पेड बेस में मालूम है 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार में आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये सब फ्री में दिया जा रहा है। एंड फाई ई का मात्रक हो गया, एंड फाई ई का वीमा ले लेते हैं। तो वीमा कैसे निकालते हो मात्रक से, न्यूटन का वीमा क्या होता है एम एल टी इनवर्स टू, एंड मीटर स्क्वायर का वीमा क्या हो जाएगा बच्चों एल स्क्वायर। ठीक है, एंड बटे में कूलाम का वीमा होता है 80। अब इस पूरे को आप लोग गुणा भाग करना आता होगा, एल की पावर 1 और 2 3 हो जाएगा, तो एम एल 3 टी इनवर्स टू। एंड बच्चों यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी वैल्यू नीचे बैठी है ऊपर आएगी ना, तो माइनस में हो जाएगी, यानी ए -1 टी -1। एंड यहाँ पे आपका आंसर आएगा एम एल की पावर 3 टी की पावर -2 -1 -3 एंड ए की पावर -1। कुछ भी गलत होगा बच्चों तो आप इसको सही कर लेना। एंड यहाँ आपके सामने वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और वीमा निकल के आ चुका है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, बाकी मैंने अपलोड कर दिया, जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।